So we will start with a new chapter today, that is semiconductors. चैप्टर सेमीकंडक्टर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हम सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स पे जाने से पहले जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, यू मस्ट नो व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। So there are three states of matter: solid, liquid, and gas. Actually, in total, there are five states of matter: solid, liquid, gas, plasma, and Bose-Einstein condensate. लेकिन प्लाज्मा ये वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, जैसे इनसाइड द सन द टेम्परेचर इज वेरी हाई। और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो सिर्फ लैबोरेटरी में आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, पहले ये समझ लेंगे। देन विल गो अहेड विथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स, अगर आपको याद होगा, जब हमने रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तब मैंने आपको बताया था सॉलिड में पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। अब पार्टिकल मतलब कोई भी मटेरियल हो, वट एवर इट इज। अगर मैं आयरन रॉड लेता हूँ तो वो किससे बना है? आयरन के एटम से। अगर मैं सपोज कोई एल्यूमिनियम रॉड लेता हूँ तो वो किससे बना है? एल्यूमिनियम के एटम से। या फिर एलॉयज भी होते हैं, एलॉयज में देयर आर मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। तो एनी सॉलिड, बी इट एनी सॉलिड, इट इज मेड अप ऑफ some molecules or some atoms. इनको हम इन जनरल बोलते हैं पार्टिकल्स। तो इफ यू सी इन केस ऑफ सॉलिड्स, यू हैव वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। वेल डिफाइंड मतलब बराबर एक एटम के बाद स्मॉल डिस्टेंस पे दूसरा एटम है, दूसरा पार्टिकल है, फिर उतने ही डिस्टेंस पे दूसरा पार्टिकल है, फिर उतने ही डिस्टेंस पे तीसरा पार्टिकल है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल एंड इट इज सेम। किसी भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस लोगे तो हमेशा आपको सेम मिलेगा, और ये डिस्टेंस वेरी स्मॉल है। वेरी स्मॉल होने से क्या होता है कि ये जो दो पार्टिकल्स है, दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। और क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट इज वाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो जहां जहां पे अरेंजमेंट पीरियोडिक हो और डिस्टेंस कम हो, वहां पे डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड हेंस सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब आप बोलोगे कि सॉलिड्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के सॉलिड्स होते हैं। तो जब तक अगर आपको सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर पता नहीं, और रिमेंबर ये पूरा का पूरा टॉपिक प्योरली थ्योरेटिकल है, अगर आपको ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं तो आगे जाके रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कब कम होगा, ये भी समझ में आएगा नहीं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो एनी सॉलिड have such kind of periodic arrangement of atoms in which any two atoms are placed at same distance and the distance is very small. Since the distance is very small, there is strong force of attraction between two neighboring atoms or neighboring molecules or neighboring particles, and hence solids have definite shape and definite volume. If you see liquids, liquid में periodic arrangement भी नहीं है, और compared to solid दो molecules का distance भी ज्यादा है। So any two molecules of liquid, they are at larger distance compared to solid, and hence liquids do not have definite shape and definite volume. They do not have definite shape and volume तो है, volume तो definite होता है। Why? For example, if I take 1 liter water bottle और उसको मैंने दूसरे किसी कंटेनर में डाल दिया, तो शेप चेंज होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम इस बॉटल में था, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट है, लेकिन शेप चेंज हो गया। तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। आपने किसी और कंटेनर में शिफ्ट कर दिया तो वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन शेप चेंज होगा। तो लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, Then, coming to the part of gases,
इन केस ऑफ गैसेस ना डेफिनाइट शेप है ना डेफिनाइट वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स, मैं जानबूझ के मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ, मैं पार्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर मॉलिक्यूलर गैसेस। कुछ गैसेस को छोड़ दोगे तो हीलियम, आर्गन, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैसेस है। ये इनर्ट गैसेस एटॉमिक होते हैं, बाकी सारे गैसेस मोर और लेस मॉलिक्यूलर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन दैट यू ब्रीथ इज O2, मॉलिक्यूलर है, वो 2 एटम्स है। ओजोन विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज O3, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया मतलब NH3, मीथेन CH4, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर गैसेस है। तो रिमेंबर, जब गैस की बात करते हो तो दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एज वेल एज डेफिनाइट वॉल्यूम, डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। और द प्राइमरी रीजन बिहाइंड नॉट हैविंग डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम इज कि मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, यहाँ पे नो अट्रैक्शन है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड्स। अब आपका जो सिलेबस है 11th और 12th का, उस सिलेबस में आपको तीनों स्टेट्स का स्टडी करना है। यू हैव टू स्टडी ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यू विल बी स्टडिंग सॉलिड्स, यू विल बी स्टडिंग लिक्विड्स एंड यू विल बी स्टडिंग गैसेस, राइट। अब स्टडिंग मतलब क्या? स्टडिंग मतलब हमको अगर किसी भी सॉलिड का डिटेल स्टडी करना है, फॉर एग्जाम्पल, अब तो हमने पहले स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड्स को हम वापस से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अलग अलग कैटेगरी मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो रिमेंबर हमारा ये चैप्टर का नाम था सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स नॉर्मली नॉर्मली होता है सॉलिड फॉर्म में, तो इस चैप्टर में हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा सॉलिड्स पे। गैसेस और लिक्विड्स का स्टडी हम 12th में करते हैं। 12th में चैप्टर नंबर 2 आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसमें लिक्विड का डिटेल स्टडी होगा। और उसके बाद उसी 12th में उसके बाद आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप गैस का स्टडी करोगे। तो 11th का सिलेबस इट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन सॉलिड्स। अब ये एक चैप्टर जो हम आज देखेंगे सेमीकंडक्टर, और एक चैप्टर आएगा जिसमें आप देखोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब आपने सॉलिड पे फोर्स लगाया तो सॉलिड ने बिहेव कैसे किया, उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब आप जब एक सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से सॉलिड में जो भी चेंजेस आएंगे दैट विल बी स्टडीड अंडर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी सॉलिड का स्टडी करना है तो 3-4 चीजें हैं दैट यू कैन डू। तो इफ यू वांट टू स्टडी एनी सॉलिड इन डिटेल, अब स्टडी करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई टू स्टडी समथिंग। ये पेन, ये भी सॉलिड है। ये रिमोट विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये भी सॉलिड है, दिस इज ऑल्सो सॉलिड। ये बेंच वुडन है, ये भी सॉलिड है। देन यू हैव सो मेनी थिंग्स सराउंडिंग यू, दिस मोबाइल स्टैंड एल्यूमिनियम, ये भी सॉलिड है। तो डज ऑल दिस सॉलिड हैव सेम प्रॉपर्टीज? नो, ऑफ कोर्स नो। इसमें से कोई कंडक्टर है, इसमें से कोई बैड कंडक्टर भी है। तो हमको इतने सारे टाइप्स ऑफ मटेरियल है कि हमको कैटेगराइज अगर करना है, वी वांट टू कैटेगराइज कि पर्टिकुलर ये हमारे पास सॉलिड है, इसका कौन सा प्रॉपर्टी है, तो हम तीन तीन काम कर सकते हैं। नंबर 1, उसमें से करंट पास करके देखो। अगर करंट पास हो गया तो कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोलते हो। कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमीकंडक्टर। तो जब आप एक मटेरियल में से करंट पास करते हो, उस प्रॉपर्टीज को आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो सॉलिड का स्टडी करना है तो यू कैन स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मतलब यू विल पास करंट थ्रू इट। करंट पास हो गया तो कंडक्टर है, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर है। और कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो वो सेमीकंडक्टर है, सेमी मतलब इन बिटवीन। अब ऐसा क्यों होता है वो बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करो। स्टेट्स ऑफ मैटर 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 11 में आपका पूरा का पूरा फोकस है सॉलिड्स पे, 12th में ये दोनों देखेंगे। फिर सॉलिड्स में अगर सॉलिड्स का स्टडी करना है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास करंट एंड स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और वी कैन अप्लाई फोर्स। मैंने फोर्स अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल आप जो रबर बैंड यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, वो रबर बैंड का और एक नाम है इलास्टिक।
क्यों इलास्टिक? क्योंकि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया और छोड़ दिया, वो रबर बैंड का शेप वापस से वही हो गया. तो व्हेन अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप after removal of external force, such body is known as elastic body and the property is called as elasticity. But then there are some materials, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पेन हो गया, आपने एक बार उसको फोर्स लगाया, उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया तो हो गया, वापस फोर्स हटाने के बाद वो सेम शेप पे आएगा नहीं. तो हम को सॉलिड का स्टडी करना है तो पहले हमने करंट पास करके देख लिया, चेक किया कि क्या हुआ. तो अगर करंट पास हो तो कंडक्टर, या फिर नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, या फिर सेमीकंडक्टर. फिर हमने फोर्स लगा के देख लिया, फोर्स लगा के देखा, फोर्स रिमूव होने के बाद अगर बॉडी ने वापस से उसका शेप रिगेन कर लिया तो इलास्टिक, नहीं तो प्लास्टिक. राइट. सिमिलरली और क्या कर सकते हो, और आप इसमें से इसका टेम्परेचर बढ़ा के देख सकते हो. when you increase temperature or when you change the temperature of the body, how body behaves is studied under something called as thermal properties of matter. और ये भी आप सीखोगे. तो चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जिसमें इलास्टिसिटी आप सीखोगे. चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें आप देखोगे कि जब आप सॉलिड का, स्पेसिफिकली मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो एक्सपांड होता है, और अगर उसका टेम्परेचर कम करते हो तो वो श्रिंक होता है. तो पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया, कितना चेंज हुआ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन. तो एवरीथिंग विल बी स्टडीड अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो अब तक ये एकदम क्लियर रखो, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड का स्टडी करना है, पास करंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अप्लाई फोर्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एंड चेंज टेम्परेचर, थर्मल प्रॉपर्टीज. हम जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो फिर सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, तो हमारा फोकस किस पे है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे. राइट. अब अलग अलग, अब बाय द वे, जब आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के सॉलिड्स गुड कंडक्टर होते हैं और कौन से टाइप के सॉलिड बैड कंडक्टर होते हैं. तो डू यू नो विच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर एंड व्हाई? Which types of solids are bad conductor and why? Metals are good conductors of electricity. And एक चीज और भी पता होनी चाहिए, नॉर्मली जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है नॉर्मली, एक्सेप्शंस है. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नो, आपने सही बोला दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, पर आपने बोला दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ये गलत हो गया. तो अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पता होगा, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल में है, 110, 120, 115 जो भी होंगे वो व्हाटएवर इट इज, क्योंकि उसमें सारे के सारे नेचुरल नहीं होते, सम आर्टिफिशियली भी होते हैं. तो किसी पीरियोडिक टेबल में नहीं भी देते हैं, किसी में देते भी है. तो व्हाटएवर इट इज, हर एक एटम का जनरल स्ट्रक्चर सेम है. जनरल स्ट्रक्चर सेम मतलब सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है, और ऑर्बिट्स में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. तो रिमेंबर, यू हैव all the elements, all the atoms, the general structure is more or less same. सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज आता किससे है? प्रोटॉन्स से. ये पॉजिटिव चार्ज है. और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स में. और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पता है पहले ऑर्बिट में कितने, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो आपको बताता है? 2n². तो रिमेंबर, मेटल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इनर ऑर्बिट्स आर कंप्लीटली फिल्ड, मतलब जो अंदर के ऑर्बिट्स है, पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, कंप्लीटली फिल्ड है. तो जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिट्स होते हैं ये हमारे किसी भी काम के नहीं है अगर हमको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना है तो. क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कभी फ्री नहीं होते, और कंडक्शन के लिए, करंट के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्री कौन होगा? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट शेल मतलब लास्ट शेल. लास्ट शेल को और एक नाम है वैलेंस शेल. देन द क्वेश्चन इज कि why valence shell electrons of metals can become free.
whereas valential electrons of other materials are not available for conduction. तो मेटल्स में लास्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, या दो होता है, या तीन होता है। तो किसी भी सॉलिड में अगर लास्ट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोज आर मेटल्स, और ये एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। रिमेंबर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये दूर है, न्यूक्लियस से दूर है। सिर्फ दूर है ये रीजन नहीं है, और भी एक रीजन है। ये जो अंदर के इनर शेल से जो कंप्लीटली फिल्ड थे, ये अंदर के जो इनर शेल है ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करने नहीं देते। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को क्या करके रखा है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब कवर करके रखा है। तो फिर बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर नहीं सकते, नंबर वन। दूसरा, उनका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो थोड़ा सा भी एनर्जी दे दिया तो ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाता है, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आया तो दो चीजें होगी। मैंने इसलिए बोला कि आप लोगों को हर एक चीज पता होनी चाहिए, तो यू शुड नो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आल्सो। तो ये भी पता होगा तब जाके समझेगा। अब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आया, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आया, गया कहाँ पे? मटेरियल में ही है। ये मटेरियल छोड़ के बाहर नहीं आया, ये सिर्फ एटम छोड़ के गया। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन मेरे पास ये एक कंडक्टर था, इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स। उस बिलियंस ऑफ एटम में से कुछ एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। कहाँ से फ्री हुआ? मटेरियल से फ्री नहीं हुआ। कहाँ से फ्री हुआ? एटम से फ्री हुआ। गया कहाँ पे? मटेरियल के अंदर ही है। इट इज जस्ट लाइक आप घर पे झगड़ा करके बाहर निकले, जाओगे कहाँ? सिटी के अंदर ही रहोगे ना, कहाँ जाओगे? और कहाँ जाओगे? मैं जाता हूँ छोड़ के, ऐसा तो नहीं है। यू विल बी रोमिंग अराउंड। अच्छे समझ लो, फिजिक्स अच्छा तब लगेगा जब इंटरेस्ट लेके देखोगे। यू विल बी रोमिंग अराउंड, रोमिंग मतलब घूमना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। जब जब चार्जेस मोशन में होते तो क्या मिलता है? करंट। तो दैट इज व्हाई यू हैव करंट इन केस ऑफ कंडक्टर्स, दैट इज मोस्टली मेटल्स। यहाँ तक क्लियर? अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बिलियंस ऑफ एटम्स है, तो बिलियंस ऑफ एटम में से अगर आधे ने भी इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया तो यू हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर? और एक चीज हुई, ओवरऑल एटम होता है न्यूट्रल। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो ज्यादा चार्ज पॉजिटिव बचा कि नेगेटिव बचा? पॉजिटिव, क्योंकि पहले 10, सपोज पहले 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और इसको डिनोट करते हैं प्लस साइन से। तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। तो ये सारे के सारे जिसने इलेक्ट्रॉन को फ्री किया वो सब कौन बन गए? पॉजिटिव आयन्स। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सेमीकंडक्टर से पहले पता होने चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इलेक्ट्रॉन अपने आप तो फ्री होगा नहीं, फ्री होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो क्वेश्चन आया कि ये फ्री हुआ कैसे, किसने एनर्जी दिया? तो रूम टेम्परेचर पे, सराउंडिंग में, रूम टेम्परेचर नहीं भी हो लेकिन सराउंडिंग में इतना हीट तो होता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। और याद रखना, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। दैट इज द रीजन कि गर्मी में आपको गर्म लगता है क्योंकि सराउंडिंग का हीट ज्यादा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू योर बॉडी, योर बॉडी एब्जॉर्ब्स हीट एंड यू फील हॉट। विंटर में उल्टा होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, योर बॉडी इज लूजिंग एनर्जी, लूजिंग हीट, दैट इज व्हाई यू फील कोल्ड। फिर आप थर्मल पहनते हो, थर्मल क्या काम करता है? वो हीट को बाहर जाने नहीं देता है, दैट इज व्हाट इट डज, दैट्स इट। तो वो स्वेट शर्ट, थर्मल स्वेटर, उसका एक ही काम है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ से हीट जाए नहीं वहां पे बाहर। तो सिमिलरली लुक,
ये जो कंडक्टर से कहाँ यूज करोगे, पूरे क्लास में वायर्स ही वायर दिखेंगे आपको, ये सारे कंडक्टिंग वायर्स है। तो ये रूम टेम्परेचर पे ही है, रूम टेम्परेचर पे हीट है, हीट कहाँ जाएगा, वायर के पास। जैसे हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, वैसे ये मोबाइल का स्टैंड भी करता है, वैसे वाटर का बॉटल भी करता है, वैसे आपका अगर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लगा वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वायर क्यों नहीं करेगा, वायर भी करेगा। हीट एब्जॉर्ब होकर कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, वो एनर्जी लेके फ्री हो गया। तो दैट इज हाउ यू गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए एनर्जी चाहिए था, वो सराउंडिंग से उसको मिल गया, वो फ्री हो गया। अब वो फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के गया तो पॉजिटिव आयन बन गया। अब अब तक करंट हमको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रैंडमली मूव हो रहे हैं यहाँ वहां पे। रैंडम मोशन को और एक नाम है ब्राउनियन मोशन, उसमें था ना एग्जाम्पल में। तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग, लेकिन दे आर मूविंग रैंडमली। अब रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है, सपोज सपोज मैं कंडक्टर का एक सेक्शन लेता हूँ, सेक्शन मतलब एक रीजन लेता हूँ, क्योंकि ये मोशन रैंडम है। रैंडम मतलब जैसे इनकी आंख पे पट्टी बांधा है, इनको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज, जितने इलेक्ट्रॉन्स इस सेक्शन को लेफ्ट से राइट में क्रॉस करेंगे पर सेकेंड में, एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट आए उतने के उतने राइट से लेफ्ट चले गए। तो व्हाट इज नेट चार्ज, जीरो। अगर नेट चार्ज ही जीरो है, नेट चार्ज फ्लोइंग जीरो है, तो करंट कितना है, जीरो। क्यों, क्योंकि करंट डिफाइन कैसे किया था आपने, आप बोलते हो करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। जब नेट चार्ज फ्लोइंग ही जीरो हो गया तो करंट कितना है, जीरो। अब तक करंट मिला नहीं। करंट मिलने के लिए कंडीशन है, करंट मिलने के लिए कंडीशन ये है कि आपको एक एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल बैटरी यहाँ पे लगा दिया, जैसे ही आपने यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया, तो होता क्या है, बैटरी, कोई भी बैटरी लो, कोई भी सेल लो, उस पर प्लस माइनस लिखा होता है क्या, देखा है कभी सेल, नहीं, नहीं देखा तो फिर, नहीं देखा तो आपका साइंस में कुछ काम नहीं है फिर। तो यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल। नाउ आइडियली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेंबर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडमली मूव हो रहे थे, अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। इस मोशन को बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट मोशन। तो पहले जो रैंडम मोशन था वो रैंडम नहीं है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है, तो अब मिल गया करंट। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अगर राइट टू लेफ्ट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट, तो करंट का डायरेक्शन क्या लेते हो, उल्टा। कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, if the electrons are going from right to left, conventional current is from left to right। ऐसा क्यों, तो वो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा व्हाई। अब फिलहाल सिर्फ हमको कनेक्ट करना है करंट के साथ कि करंट क्यों मिला। और अभी करंट तो मिल गया, लेकिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो रेजिस्टेंस क्यों होता है, इमेजिन कोलिजन्स। अब जो सराउंडिंग हीट था, वो सराउंडिंग हीट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास क्यों जाएगा, वो आयोन्स के पास भी तो जाएगा, लेकिन आयोन्स है हेवी। क्यों हेवी, क्योंकि आयोन्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और मैक्सिमम मास आता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन का मास होता है कम। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो मैक्सिमम मास कम्स फ्रॉम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये एनर्जी लेके आयोन्स कहीं जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, दे आर हेवी, दे आर वेरी हेवी, वेरी बल्की। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो रहे हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी लेके अपने ही जगह पे वाइब्रेट होते हैं, तो दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। तो व्हेन दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन को जाना था, लेकिन ये वाइब्रेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलिजन्स। इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होगा, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, मतलब अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, इसको बोलते हो रेजिस्टेंस। क्या बोलते हो इसको, रेजिस्टेंस, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, क्यों बढ़ेगा,
क्योंकि ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये अब और भी ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ होंगे और भी फास्ट होंगे, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. Material in which resistance increases with increase in temperature is known as PTC material, positive temperature coefficient material. जिस मटेरियल का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसको बोलते हो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, पीटीसी मटेरियल. तो कंडक्टर्स पीटीसी है कि एनटीसी है? पीटीसी है कि एनटीसी है? पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. पीटीसी मतलब टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ गया, एनटीसी मतलब टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस कम हो गया. तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो वाइब्रेशन है ये बढ़ गए थे, वाइब्रेशन बढ़ने से कोलिजन भी बढ़ गए थे, कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया था. तो ये पीटीसी है कि ये एनटीसी है? पीटीसी है. तो कंडक्टर्स आर पीटीसी. तो ओवरऑल आइडिया यहाँ पे ये है कि जिस एलिमेंट में, जिस एटम में लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स दे आर फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, हेंस दे कैन बिकम फ्री वेरी इजीली. फ्री होके जाएंगे कहाँ? तो मटेरियल के अंदर ही है. हेंस conductor has large number of free electrons and hence conductors can conduct current and that is why they are called as conductors. Is that clear? अब और तीन टाइप के मटेरियल है, ये तो एक ही हुआ जिसमें एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स है. और एक टाइप का सॉलिड है जिसमें जिसमें लास्ट शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दे आर कॉल्ड एज नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स. जिस एटम के लास्ट शेल में, जिस एटम के लास्ट शेल में 5, 4 नहीं बोला मैंने, 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, दे आर बैड कंडक्टर्स. क्यों? क्योंकि ये 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास में होने की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से इनको फ्री करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है, और रूम टेम्परेचर पे उतना एनर्जी होता नहीं है. इन सम केसेस इसको इतना ज्यादा एनर्जी लगता है कि मटेरियल मेल्ट हो जाएगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा. प्लास्टिक, प्लास्टिक को आप कुछ भी करके देख लो, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे. जब इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो फिर करंट मिलेगा क्या? नहीं. तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स. फिर और एक टाइप आया जिसमें लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. नॉर्मली ये होते हैं गैसेस, जिसको आप बोलते हैं नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस. इनको इनर्ट या नोबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है. मतलब मेरा रिक्वायरमेंट 8 का था, मेरा आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, तुम जाओ यहाँ से. वो कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, कुछ नहीं. अर्गन इज मोनोएटॉमिक गैस, वो किसी के साथ मॉलिक्यूल नहीं बनाता. हीलियम इज मोनोएटॉमिक गैस, वो किसी के साथ मॉलिक्यूल नहीं बनाता. और पहली बात तो वो गैसेस होते हैं. हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं सॉलिड्स पे. अब बच गया एक टाइप जिसमें लास्ट शेल में पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारी दुनिया बदल गई. तो द वे वी आर लिविंग टुडे, ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ सॉलिड्स विच हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, सिलिकॉन, जर्मेनियम. अब होता क्या है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना ज्यादा लूजली बाउंड है ना ज्यादा टाइटली बाउंड है, ये इंटरमीडिएट है. तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे या नहीं होंगे. तो लोअर टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, तो लोअर टेम्परेचर पे ये बैड कंडक्टर होता है. और जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, तो ये बन जाता है कंडक्टर. मतलब ये ऐसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम चाहे इसको कंडक्टर बनाएंगे, हम चाहे इसको बैड कंडक्टर बनाएंगे. तो इसके लिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर. अब इसने हमारी लाइफ कैसे चेंज की? आज ये 21st सेंचुरी में हम जो भी चीज यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, 99% थिंग्स आर मेड अप ऑफ दिस कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल ये लेजर लाइट एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, ये सेमीकंडक्टर है. ये एलईडी लाइट, ये सेमीकंडक्टर है. ये टीवी के जो कंपोनेंट्स है ये सब सेमीकंडक्टर से बने हैं. आपकी गाड़ी के इंडिकेटर के लाइट वो
सेमीकंडक्टर होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के लाइट वो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, स्मार्ट वॉचेस में सेमीकंडक्टर होता है, मोबाइल फोन्स में सेमीकंडक्टर होता है। तो अगर कोविड के टाइम में सेमीकंडक्टर हमको पता नहीं होता तो आपको 2 साल का आराम मिलता, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होते ना। कैसे होते हैं? तुम्हारे पास मोबाइल फोन ही नहीं होता। मोबाइल फोन तो सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। आपको पता है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर उसका आपको रैम पता है? रैम 32 MB, 32 MB जीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, MB। और वो पूरा कंप्यूटर इतना, अपना क्लासरूम में इतना बड़ा कंप्यूटर था, जितना ये स्क्रीन है इसके 3 फुट साइज का उसका स्क्रीन था, जितना ये फर्नीचर यहाँ पे रखा हुआ है इतना ये 32 MB का रैम था, 32 MB। अभी आप जेब में 16 GB के रैम लेके घूमते हो, उसमें 256 GB का इंटरनल स्टोरेज भी होता है। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि तब सेमीकंडक्टर्स हमको पता नहीं थे, हम सब कुछ बनाते थे कंडक्टर्स से। एवरीथिंग वाज मेड फ्रॉम कंडक्टर। मेमोरी बनाना है कंडक्टर से बनाओ। अब प्रॉब्लम क्या है? उसी कंडक्टर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस, कोलिजन। कोलिजन विल जनरेट हीट। अभी अगर हीटिंग होगा तो हीटिंग को कूलिंग सिस्टम लगता है। जहां जहां पे हीट जनरेट हो वहां वहां पे आपको कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं। और वो तो इतना क्रिटिकल केस था कि 32 MB का रैम अगर आपको शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसको कमर्शियल फ्लाइट में ले जा रहे थे। वो 32 MB को रैम को लेके फ्लाइट में डालेंगे और लेके जाएंगे। तो दैट टाइम ये सारे ऑनलाइन क्लासेस का क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि मोबाइल फोन भी नहीं बन सकता तो लैपटॉप तो छोड़ ही दो। तो हमारा आज का जो सराउंडिंग्स है कंप्लीटली सेमीकंडक्टर्स बेस्ड है। इवन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी, दे आर आल्सो बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। करेक्ट? तो दैट इज व्हाई सेमीकंडक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सिर्फ फर्क क्या है? लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, डन। 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो गए। प्रॉपर्टीज चेंज हुए तो इसका यूज चेंज हो गया। करेक्ट? तो अब एज आई टोल्ड यू, हमारा फोकस था सॉलिड्स पे था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। तो अब हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर, मतलब कंडक्टर। जिसका कंडक्टिविटी पुअर है ही नहीं, उसको बोलेंगे इंसुलेटर्स। और जिसका इन बिटवीन है उसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर्स। तो एनी सॉलिड, याद रखना, एनी सॉलिड नाउ ऑनवर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। मैं वापस बता रहा हूं, हम यहाँ पे कैटेगरीज कर रहे हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि हमने फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे और प्रॉपर्टीज उसका स्टडी करोगे तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा, राइट? तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हो तो 2 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। एक तो आप बोलते हो रेजिस्टिविटी, एक तो आप बोलते हो कंडक्टिविटी। तो रो क्या है? रेजिस्टिविटी। और सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो सिग्मा इज 1 अपॉन रो। जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी ज्यादा है उसका रेजिस्टिविटी कम है, जिसका कंडक्टिविटी कम है उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो एनी सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर्स में कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, मतलब करंट मिलेगा। यस। जहां करंट मिलेगा वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा। तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल है जिसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है? हाई है। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है? लो है। करेक्ट? राइट? अब कितना हाई? तो 10 पावर 7, 10 पावर 8। कितना लो? तो 10 पावर -7 -8। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। अगर ये सिग्मा 10 पावर 7 है तो व्हाट इज 1 अपॉन 10 पावर 7? 10 पावर -7 है।
तो ऐसे मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू लो है, उसको बोलते हो कंडक्टर्स। ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू लो है और रेजिस्टिविटी का वैल्यू हाई है, उसको बोलते हो इंसुलेटर्स। ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी का वैल्यू ये इंसुलेटर से ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है, राइट। तो इसका कंडक्टिविटी, किसका, सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी इज लेस देन कंडक्टर बट ग्रेटर देन इंसुलेटर। और जिसका रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन सेमी कंडक्टर से, सॉरी, लेकिन इंसुलेटर से कम है, इसको क्या बोलते हो, सेमी कंडक्टर। सो अ मटेरियल whose conductivity and resistivity value lie between conductor and insulator, such materials are called as semiconductors. है क्लियर? अब मैंने आपको और एक चीज बताई थी, पीटीसी एंड एनटीसी। देखो, पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल, जिसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एनटीसी मतलब जिसमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब इन केस ऑफ कंडक्टर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, और ये हम सब बाकी दूसरे चैप्टर में देखने ही वाले हैं, वी विल सी ऑल दिस इन सम अदर चैप्टर। नाउ इफ आई इंक्रीज टेम्परेचर, तो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब लेफ्ट से जा रहे हो राइट में, एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। मतलब रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज पीटीसी। तो कंडक्टर इज विच टाइप ऑफ मटेरियल, पीटीसी। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर के साथ आयॉन्स के वाइब्रेशन बढ़ गए, आयॉन्स के वाइब्रेशन के साथ इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये पीटीसी हो गया। सेमीकंडक्टर होता है एनटीसी। एनटीसी मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कंडक्टर्स को और सेमीकंडक्टर्स को। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ओवरऑल क्योंकि इसके आगे अब सेमीकंडक्टर का रियल थ्योरी स्टार्ट होगा, जिसको यही नहीं पता तो आगे समझना बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल अब तक आपको ये एकदम क्लियर आइडिया मिलना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। बेसिक डिफरेंस है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में। सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स के केस में मॉलिक्यूल्स आर away from each other, they do not have definite shape but they have definite volume. In case of gases, the molecules are so far away from each other कि वहां पे दो molecules का force of attraction 0 है, so they do not have definite shape, they do not have definite volume, correct? Then हमारा इस चैप्टर में फोकस था सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर होता है सॉलिड। तो सॉलिड्स का स्टडी करना है क्योंकि हमको सॉलिड को कैटेगराइज करना है, ये सॉलिड, ये सॉलिड और ये सॉलिड, 3 टाइप के सॉलिड्स है, 4 टाइप के सॉलिड्स है। तो कैटेगराइज करोगे कैसे? कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं। जैसे एक होता है उसका विजिबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल सम सॉलिड, उसका कलर होगा ब्लैक, आप बोलोगे ये ब्लैक है। किसका कलर होगा, ग्रीन, आप बोलोगे वो ग्रीन कलर है। और प्रॉपर्टीज कौन कौन से है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। फोर्स लगा के देख लो, फोर्स लगाओ, फोर्स निकाल लो। अभी आप फोर्स लगा रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, शेप को चेंज किया। किसी चीज को बनाना उसको बोलते हो फॉर्मेशन, किसी चीज को बिगाड़ना उसको बोलते हो डिफॉर्मेशन। हमने जो फोर्स लगाया था वो शेप को बिगाड़ रहा था, तो कौन सा फोर्स था, डिफॉर्मेशन का फोर्स था, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हमने एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और फोर्स को निकाल दिया। जैसे ही फोर्स को छोड़ दिया तो बॉडी वापस से अपने शेप को रिगेन कर गया। फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड्स,
फॉर एग्जाम्पल इरेजर, ये सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो उसका शेप वापस से वही बन जाएगा। ऐसे मटेरियल को बोलते हो इलास्टिक मटेरियल्स। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसपे आप फोर्स लगाए तो वापस से वो बनने से रहा। फॉर एग्जाम्पल नाम ही वहां से है प्लास्टिक, इसका नाम प्लास्टिक है नहीं, इसका साइंटिफिक नेम कुछ और है, पॉलीइथिलीन कुछ तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता अब। लेकिन इसको प्लास्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया और अभी मैंने फोर्स निकाल दिया तो बॉडी इज नॉट एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अभी वो वैसे ही रहेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने एक सॉलिड का स्टडी किया बाय अप्लाइंग फोर्स। जहां जहां पे फोर्स अप्लाई होता है वहां पे मैकेनिक्स ये वर्ड यूज होता है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सा है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का भी स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। और ऑप्शन क्या था? टेम्परेचर बढ़ा के देख लो। टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल्स का तो उनका होता है एक्सपांशन, कम करोगे तो उनका होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो वो हम स्टडी करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज के चैप्टर में। अब बचा क्या? फिर करंट पास करके देख लो। करंट पास हुआ तो कंडक्टर है, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ तो सेमीकंडक्टर है। तो फिर क्वेश्चन ये आया कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अल्टीमेटली पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स है सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसा क्या है कि हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है। तो व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग डिटेल्स ऑफ एनी मटेरियल यू सी दैट जिस जिस एटम में वैलेंस शेल में लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन थे, वही ऐसे एटम्स है, वही ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, लास्ट शेल, तो सारे प्रॉपर्टीज लास्ट शेल से ही आ रहे हैं। मतलब जो इनर मोस्ट शेल थे वो फील्ड है, वो हमारे काम के नहीं है, और जो हमारा काम का नहीं है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं इसको? कोर। ये कोर ऑफ एटम है। कोर ऑफ एटम मतलब न्यूक्लियस अलोंग विथ ऑल इट्स फील्ड शेल, जितने भी कंप्लीट शेल है वो और न्यूक्लियस मिला के क्या है? वो कोर है। तो जिस एटम में लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन था, वो तीन इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। वेरी लेस मतलब थोड़ा भी एनर्जी मिल गया तो इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। फ्री होके जाएगा कहाँ पे? मटेरियल के अंदर ही रहेगा। तो ये फ्री टू मूव है थ्रू आउट द मटेरियल। तो जहां जहां पे फ्री चार्जेस हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वहां पे होता है करंट, इसलिए वो होता है कंडक्टर। सेमी कंडक्टर सॉरी बैड कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में लास्ट शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दे आर सो टाइटली बाउंड कि उसको तुम कितना भी एनर्जी दे दो फ्री नहीं होता। इन सम केसेस द एनर्जी गिवन एक्चुअली विल मेल्ट डाउन द मटेरियल, मटेरियल मेल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो वहां पे कंडक्शन के चांसेस है ही नहीं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब लकीली ऐसे हमारे पास सॉलिड्स है जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, राइट। अब यहाँ पे समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन्स। लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने वैलेंस ऑर्बिट में है। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री। तो लो टेम्परेचर पे कंडक्शन मिलेगा नहीं, तो लो टेम्परेचर पे वो होगा बैड कंडक्टर, और हाई टेम्परेचर पे वो होगा गुड कंडक्टर। तो इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है कि उसको कंडक्टर बनाना है कि बैड कंडक्टर बनाना है। तो दैट इज वाई all the atoms which have 4 electrons in its last shell they form semiconductor, silicon and germanium, and the electrical properties can be controlled। और that is why you see more or less आजकल के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर है। उसका और एडवांटेज भी है, वो हम आखिरी में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी रफ आइडिया आपको बता देता हूँ। नंबर 1, वो लाइट इन वेट होता है, अनलाइक कंडक्टर्स दे आर वेरी हेवी। नंबर 2, कंडक्टर्स में जब करंट पास करोगे तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो कूलिंग सिस्टम लगेगा। सेमीकंडक्टर में हीट जनरेट नहीं होता है। नंबर 3, दे आर कॉम्पैक्ट ऑल्सो। नंबर 4, दे आर चीप ऑल्सो। हाँ, एकदम भी चीप नहीं होते, लेकिन दे आर मोर और लेस अफोर्डेबल। तो कैलकुलेटर से लेके सैटेलाइट तक, स्पेस स्टेशन तक, जो हम लोग मार्स पे रोबोट भेजते वहां तक, सारे के सारे डिवाइसेस काम करते हैं सेमीकंडक्टर पे। बिकॉज इमेजिन इमेजिन कि मुझे एक रोबो भेजना है मार्स पे, मैंने कंडक्टर लगा दिए सारे के सारे, हो गया खत्म।
क्यों खत्म? अभी पहली बात तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो सोलार पैनल आप यूज करते हो, सोलार पैनल वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है? वो सेमीकंडक्टर है। वो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रोबोट भेजा, बैटरी के साथ भेजा, गया, 1 घंटा काम किया, बैटरी हो गई डाउन, खत्म। करोड़ों का प्रोजेक्ट, 1 घंटे का काम, डन। फिर उसको हम क्या लगाते हैं? सेमीकंडक्टर लगाते हैं। सेमीकंडक्टर से सनलाइट फॉल होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और चलता रहता है। फिर हमने वायर छोड़ा, यहाँ से वायर लेके गया, हम सप्लाई करेंगे उसको, नहीं होता ना वैसा केबल। तो वैसा होता नहीं है। दैट इज वाई सेमीकंडक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब ये सब हो गया स्टोरी टाइप ऑफ थिंग। मेन फिजिक्स अभी चालू करूंगा मैं, तो पहले पूरा बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। अब जब आप सॉलिड्स की बात करोगे और जब आप सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करोगे, तो सॉलिड्स के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम दो दो पैरामीटर पे कैटेगराइज करते हैं। दो ऐसे पैरामीटर है जो हम यूज करते हैं बताने के लिए कि मटेरियल कौन से टाइप का है, ये कंडक्टर है कि सेमी है कि बैड कंडक्टर है। दो, उनका नाम है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी का वैल्यू हाई होगा, मतलब रेजिस्टिविटी का वैल्यू लो होगा, वो गुड कंडक्टर है। जिसमें उल्टा होगा, रेजिस्टिविटी इज हाई, कंडक्टिविटी इज लो, वो बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है। और जिसका कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में आ गया, वो सेमीकंडक्टर है। और एडिशनली ये भी पता होना चाहिए कि दो टाइप के मटेरियल है, एक पीटीसी है, एक एनटीसी है। पीटीसी में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एनटीसी में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो सेमीकंडक्टर इज एनटीसी टाइप ऑफ मटेरियल। वो क्यों, वो भी हम समझेंगे। अब यहां तक अगर पिक्चर क्लियर है, तो अब गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। और एक मिसकॉन्सेप्शन हमारा ये होता है, तो फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ आई टेक दिस एटम, ये एटम में पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए मैंने? 2। और नॉर्मली कितने होते हैं? 2। दूसरे शेल में कितने होते हैं? 8। बराबर, यहां तक क्लियर? तो इफ आई हैव एन एटम in which the first shell electron has in which the first orbit has 2 electrons, पहले ऑर्बिट में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो सकता है पहले में 2 है, दूसरे में 4 ही है, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कौन सा आइटम है? कार्बन, राइट। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि मुझे ये बताओ, ये जो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका एनर्जी कितना होगा? सपोज आपको एनर्जी की वैल्यू नहीं पता, तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों का एनर्जी सेम होगा कि नहीं होगा? पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एनर्जी सेम है या नहीं है? सेम है, वेरी गुड। तो जब एक शेल में, एक ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है एग्जैक्टली सेम। तो वो एनर्जी दिखाने के लिए हम एक एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एनर्जी डायग्राम में क्या दिखाया? एक लाइन दिखाई और उसका आगे लिख दिया E1, मतलब ये कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है? पहले। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2। तो मैंने क्या दिखा दिया? 2 डॉट। 2 डॉट एक सिंगल लाइन पे बताना, मतलब यहाँ पे इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम था। अब दूसरे ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, 8 होंगे तो 8 डॉट ड्रॉ करोगे, 4 होंगे तो 4 ड्रॉ करोगे। तो इफ आई शो E2 एंड इफ आई शो 4 डॉट्स हियर, इसका मतलब ये है कि सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और चारों का एनर्जी सेम है, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत है। ये गलत क्यों है? ये सही है। ये सही कब है? जब एटम आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड मतलब एक एटम है, बाकी सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, दूसरा एटम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एक एटम आइसोलेटेड है, इफ एन एटम इज आइसोलेटेड, देन इट इज ट्रू if you have 2 electrons in first orbit, both the electrons have exactly same energy, yes. If there are 8 electrons in second orbit, then all the 8 electrons will have exactly same energy, and I can show this by drawing a line and putting 8 dots on that line. 8 डॉट्स और आगे E2 लिखा है, मतलब ये सारे के सारे सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या है? सेम है। लेकिन जब मटेरियल बनता है, तो मटेरियल जब बनता है तो एक एटम नहीं होता, पर मीटर क्यूब में छोटे से रीजन में
बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। बिलियंस मतलब 10⁹, 10⁻10। एक छोटे से स्पेस में हमारे पास बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। अगर बिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ आए तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है चेंज। अब चेंज क्या होता है, अगर आपके पास अभी बिलियंस ऑफ एटम है और हर एक एटम में पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो दो होंगे। पहले एक ही एटम था, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले ऑर्बिट में, दो। अब बिलियंस है तो हर एक एटम में पहले ऑर्बिट में कितने हैं, दो दो। लेकिन वो आइसोलेटेड एटम है क्या, नहीं। तो जब मटेरियल बनेगा, बल्क मटेरियल बनेगा, उस केस में हर एक पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, हर एक पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मतलब फिलहाल मेरा फोकस पहले ऑर्बिट पे है, तो टेम्पररीली आई एम फोकसिंग ओनली ऑन फर्स्ट ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट के साथ, थर्ड ऑर्बिट के साथ ऐसा ही होगा, जो पहले ऑर्बिट के साथ हो रहा है वही होगा सेकेंड थर्ड ऑर्बिट के साथ। तो व्हेन मटेरियल इज फॉर्म्ड, each each electron of first orbit has slightly different energy। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी मतलब ये लाइन है पहले ऑर्बिट के पहले इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद जो उसी उसी एटम में पहले ऑर्बिट में दूसरा इलेक्ट्रॉन था, उसका एनर्जी थोड़ा सा अलग है, वेरी माइन्यूट चेंज। ये एक एटम का हुआ, ऐसे बाकी एटम्स भी है। तो बाकी एटम्स है तो दूसरे एटम के पहले ऑर्बिट के पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी स्लाइटली होगा चेंज। उसी दूसरे एटम के पहले ऑर्बिट का दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसका भी एनर्जी होगा चेंज। ऐसा करते करते अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स। इन सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स को नाम है एनर्जी बैंड। तो जब मटेरियल बनता है तो मटेरियल में बिलियंस ऑफ एटम्स साथ में आ गए। तो जो आप पहले बोल रहे थे कि एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन, दोनों का एनर्जी सेम, तो वैसा नहीं है। अब हर एक पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लगभग सेम है, लेकिन सेम नहीं है, स्लाइट चेंज। तो ऐसे सारे के सारे एनर्जीज में देखता हूं तो ये एक सेट बन गया। इस सेट का नाम है एनर्जी बैंड। तो क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड्स। तो जब आप सेमीकंडक्टर का स्टडी करोगे तो सेमीकंडक्टर का स्टडी होता है बेस्ड ऑन दिस एनर्जी बैंड्स, and the diagram that we will use to understand to study semiconductor will be known as energy band diagram, correct? तो एनर्जी बैंड डायग्राम डिटेल में दिखाऊंगा कल के सेशन में।